यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 16 और 17 अक्टूबर का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे टाइम रोंडो क्रिस्टल। ये पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी हाल ही में खोज की गई है। इसके साथ हम देखेंगे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर हम आरक्षण, जो कि मुख्य रूप से लोकल बॉडीज के अंदर जो आरक्षण है, और हाल ही में तेलंगाना के अंदर ओबीसी को जो 42% रिजर्वेशन दिया गया है, उसी के संदर्भ में बात करेंगे। साथ ही संवैधानिक इतिहास, यानी जो संविधान बनाने वाले जो निर्माता हैं, उनका जो इतिहास है उसमें बदलाव के कुछ संकेत दिख रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, उसके बारे में क्या क्या सबक है, क्यों मिला है, ये सब देखेंगे। साथ ही डोपामाइन का ओवरडोज ये देखेंगे। उसके साथ बायोटेक सेक्टर, भारत की क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं, क्या फ्यूचर में किया जाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। एक देखेंगे हम ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन। ये सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये GTR है क्या, यानी ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन क्या है। तो ये फाओ देता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मानसून के बारे में बात करेंगे, जो हमारे भारत में मानसून के 2 पैटर्न है, उसके बारे में फिर सोचना जरूरी है, के साथ ही हम समाप्त करेंगे। टाइम रोंडो क्रिस्टल ये एक पदार्थ की अवस्था है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमारे सामने आसपास देख सकते हैं हम कि कौन सी चीज ठोस है, तरल है, या फिर द्रव है, या गैस के रूप में है। तो उसी तरह से पदार्थ की एक नई अवस्था खोजी गई है, जिसको नाम दिया गया है टाइम रोंडो क्रिस्टल। इसको TRC भी शॉर्ट में कह सकते हैं। और ये क्वांटम भौतिकी के लेवल पर इसकी खोज की गई है। सामान्यतः जो सामान्य क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे हीरा है या नमक है, उसके उसमें जो जो पैटर्न होता है उससे बिल्कुल अलग है ये। सामान्य क्रिस्टल में क्या होता है, जो परमाणु स्पेस, उसमें एक फिक्स्ड पैटर्न होते हैं, यानी नियमित पैटर्न पे जो परमाणु का स्पेस है वो दोहराया जाता है। वही TRC में जो ये दोहराव होता है वो टाइम के अंदर ही होता है। यानी TRC की खासियत है कि इसमें समय में ऑर्डर यानी व्यवस्था और डिसऑर्डर एक साथ मौजूद रहते हैं। जैसे हीरा और नमक में क्या है, एक तरह के ऑर्डर हैं, और उसी ऑर्डर को बार बार नियमित पैटर्न को फॉलो किया जाता है। लेकिन TRC में क्या होता है कि ऑर्डर के साथ डिसऑर्डर भी विद्यमान है, यानी और वो जो डिसऑर्डर है वो एक सर्टेन टाइम के गैप से बार बार दोहराया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि किसी की बर्थडे का सॉन्ग चल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब जो ये सॉन्ग चल रहा है उसकी जो धुन है, ये 3 से 4 सेकंड की धुन होगी। लेकिन हो सकता है कि ये धुन 3 से 4 बार रिपीट होने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ जाए या कम हो जाए। जैसे बर्थडे है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, या बर्थडे को 2 बार रिपीट कर दे, और नेक्स्ट जब वापस रिपीटेशन हो तो टोन वापस सिंपल हो जाए। ये उसी तरह का कुछ उतार चढ़ाव है वो पदार्थ के अंदर, जो उसके क्रिस्टल्स है उसके अंदर देखा गया है, और यही है टाइम रोंडो क्रिस्टल। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी एडिटोरियल्स या फिर न्यूज़ में बार बार आने वाला वर्ड है। तो देखते हैं ये होता क्या है। ये सामान्यतः क्या होता है कि किसी के पास कोई आइडिया या विचार है, वो भले ही इनोवेटिव आइडिया है, जब उसको ग्राउंड पे लाएंगे, उसको लागू करेंगे, यानी उसको इम्प्लाई करेंगे, तो तब वो विचार है वो नवाचार में बदलता है, वरना विचार समाप्त हो जाते हैं। और आज इकोनॉमी के नोबेल में भी हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि जब विचारों को प्रश्रय नहीं दिया जाता, महत्व नहीं दिया जाता, तो विचार समाप्त हो जाते हैं, वो नवाचार या इम्प्लाई हो नहीं पाते। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल है कि आइडिया जो कागज पर नहीं हकीकत में काम करता है या नहीं। अब प्रारंभिक परीक्षण या डेमो, जो सामान्यतः हमने देखा होगा कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है उसके लिए हम TD यानी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, यानी एक बार छोटे प्रारूप में देखा जाता है कि वो वास्तव में कितनी उपयोगी है अथवा नहीं है। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेमो मान सकते हो कि आइडिया या थ्योरी या प्रोडक्ट है या कोई टेक्नोलॉजी वो वास्तव में काम करेगा या नहीं। इसमें पूरा प्रोडक्ट नहीं होता है, बल्कि मुख्य कॉन्सेप्ट को चेक करके इसका छोटा वर्जन बनाया जाता है। इसका लाभ क्या है, ये रिस्क को कम करता है। आपने बहुत बड़े लेवल पे डेवलप्ड कर लिया, उसके बाद पता चला कि वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं है, तो इसको बहुत छोटे लेवल पे किया जाता है। तो इसलिए आजकल जब कोई भी नया विचार आइडिया आता है, तो उस पर सबसे पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सबमिट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए बल दिया जाता है, ताकि ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च नहीं हो। अगर वो संकल्पना काम की नहीं है, वो विचार काम का ही नहीं है, तो उसमें थोड़े खर्च में ही उसको बंद कर दिया जाए। तो ये था प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। स्थानीय निकाय आरक्षण, ये पॉलिटी और गवर्नेंस GS2 के अंदर लोकल बॉडीज में कवर होगा। एक्चुअली तेलंगाना में स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडीज, इसको LBS कह सकते हैं हम। इसमें 2 होते हैं, एक तो PRI जो कि ग्रामीण स्तर पर, रूरल लेवल पर, और एक अर्बन लोकल बॉडीज नगर निकाय जो कि नगरीय स्तर पर।
इन दोनों के अंदर भी आरक्षण का प्रावधान है और उसी आरक्षण से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, क्योंकि तेलंगाना में नगर निकाय और पंचायत के चुनाव भी होने हैं और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ओबीसी का आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया था, उसी को लेके मामला न्यायालय में आया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरक्षण आरक्षण होता क्या है। तो आरक्षण सरकारों, केंद्र या राज्य की सकारात्मक यानी अफर्मेटिव एक्शन है। ये एक तरह से जो कमजोर वर्ग हैं उनके पक्ष में किया जाता है। समाज के उन वर्गों को आगे बढ़ाने में मदद करता है जिन्होंने ऐतिहासिक भेदभाव का सामना किया है और मुख्य रूप से शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वो वर्ग हाशिए पर हैं। उन्हीं के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई। अब भारत के संविधान में आरक्षण के प्रकार देखे जाएं तो 3 तरह के आरक्षण मिलते हैं। सबसे पहले शिक्षण में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो आर्टिकल 15(5) में बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। वहीं अनुच्छेद 15(6) यानी 15(6) में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 15 है वो मुख्य रूप से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो आरक्षण होता है उसके साथ डील करता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो 15 के दायरे से बाहर है, उनमें आरक्षण लागू नहीं होता है। अब बात करें नियोजन यानी रोजगार या नौकरी में आरक्षण, वो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दिया जाता है, जो बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है। वहीं अनुच्छेद 16(6) इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण है जो कि नियोजन में है। तो अब तक हमने आरक्षण के 2 प्रकार देख लिए, एक तो शिक्षा में और दूसरा नियोजन में या नौकरी में। और तीसरा आरक्षण का प्रकार है वो है राजनीति में यानी चुनाव में। लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर आरक्षण दिया गया है एससी को, एसटी को और महिलाओं को। ये आरक्षण संविधान लागू हुआ तब से चला आ रहा है निरंतर। महिला आरक्षण हाल ही में दिया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा। अब इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत एससी और एसटी को दिया गया है। वही 331 है उसमें भी 332 है उसमें भी एससी एसटी को है। 330 है इसके अंदर तो लोकसभा में आरक्षण है और 332 है उसके अंदर विधानसभा में आरक्षण है। वहीं 330(a) के अंतर्गत महिलाओं को विमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है और 334 और 334(a) इन आर्टिकल के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो ये आरक्षण है इसकी समय सीमा कितनी रहेगी। तो समय सीमा आरक्षण की वो 334 जो एससी एसटी के लिए और 334(a) विमेन रिजर्वेशन के लिए है। वहीं जो स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज है यानी पंचायत और नगर निकाय के स्तर पर क्रमशः अनुच्छेद 343D और 343T में एससी एसटी और विमेन के लिए यानी महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये हमने कॉन्सेप्ट देखा है। अब आगे देखेंगे कि करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है। अब लोकल बॉडीज के आरक्षण की बात करें तो 243D और 243T नगर निकाय और पंचायती राज में सभी लेवल पर आरक्षण का प्रावधान है एससी एसटी और विमेन के लिए। लेकिन बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों को ये शक्ति दी गई है कि वो आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। बैकवर्ड क्लास को लोकप्रिय भाषा में ओबीसी के नाम से संदर्भित किया जाता है। अब तेलंगाना में निकाय आरक्षण है, उसके बारे में मेनली आर्टिकल था कि तेलंगाना सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 42% कर दिया और तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो तेलंगाना हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और बोला आपको ओबीसी आरक्षण वाला जो आपने प्रावधान किया उसको लागू किए बिना चुनाव करवाना होगा। तो यही पूरी डिबेट थी यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट और राज्य के बीच में जो तर्क हुए उसमें देखा जाए तो राज्य ने यह कहा था कि ये पॉलिसी यानी नीतिगत फैसला है और ये हाशिए पर जो पड़े समुदाय है उनको मजबूत बनाता है, तो इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। और साथ ही तर्क ये था कि 1992 का जो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद है या जिसे मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं लोकप्रिय भाषा में, उसके अनुरूप निर्णय लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 50% की जो लिमिट तय की गई है वो एक संवैधानिक बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा की गई है, तो उसको हम कम नहीं कर सकते। साथ ही आरक्षण 67% हो रहा है, 80 के लिए 15%, एसटी के लिए 10% और ओबीसी के लिए 42%। तो सुप्रीम कोर्ट
न तो चुनाव करवाने पर रोक लगा सकती है और न ही हाईकोर्ट के निर्णय पर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपने मामले में मेरिट के आधार पर फैसला करे, यानी अब चुनाव है वो बिना ओबीसी आरक्षण बढ़ाए संपन्न होगा। और ऐसी स्थिति यही नहीं, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी आरक्षण का इश्यू आया था। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गूंजा था, तब सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट की बात की गई थी, जिसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अब बात करें टाइमिंग की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रिजर्वेशन में बढ़ोतरी क्यों की गई, क्योंकि तेलंगाना जो 42% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, वो चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। तो स्टेट का यह कहना था कि गवर्नर ने बिल को मंजूरी नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल को तो अभी तक भी फॉर्मली मंजूरी नहीं मिली है। तो फिर स्टेट का यह बोलना था कि तमिलनाडु गवर्नरवाद, उस फैसले के अनुरूप अगर गवर्नर तय सीमा के अंदर कार्यवाही में नाकाम रहते हैं तो डीम्ड असेंट का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि डीम्ड असेंट क्या है। तो जो तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु स्टेट केस था, उसके अंतर्गत गवर्नर ने लंबे समय तक बिल को होल्ड रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक दीर्घ अवधि में सुनवाई करते हुए ये निर्णय दिया था कि अगर एक निश्चित समय अवधि तक राज्यपाल अगर बिल को रोकते हैं, गवर्नर बिल को रोकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली राज्यपाल से सहमति यानी डीम्ड असेंट माना जाएगा। तो ये डीम्ड असेंट के लिए ये पैराग्राफ ऐड किया गया था कि डीम्ड असेंट क्या है और ये तमिलनाडु गवर्नर केस से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं ट्रिपल टेस्ट की। तो ट्रिपल टेस्ट क्या है? ये के कृष्णमूर्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 में ये ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य जो ओबीसी को रिजर्वेशन दे सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल बॉडीज के अंदर, उसके अंदर ट्रिपल टेस्ट को पालन करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिजर्वेशन दोगे। पहला, पिछड़ेपन की पहचान करना। दूसरा, कम रिप्रेजेंटेशन का पता लगाना। और तीसरा, प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित करते हुए आरक्षण प्रदान करना। तो यही ट्रिपल टेस्ट है जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। और ये ट्रिपल टेस्ट तेलंगाना के मामले भी अब हाईकोर्ट को लागू करना होगा। हाईकोर्ट उस तर्ज पर देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन तेलंगाना सरकार ने किया है 42 आरक्षण देने में या नहीं। संवैधानिक इतिहास में बदलाव की व्याख्या, ये इश्यू मुख्य रूप से इसलिए लिखा गया है क्योंकि हाल ही में एक डिबेट देखने को मिली है कि जो BR अम्बेडकर हैं, उनकी लेगेसी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और उनकी जगह अन्य जो संविधान सभा के से जुड़े हुए या संविधान निर्माण से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, उनके साथ एक प्रतिस्पर्धा बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा डिस्कोर्स चल रहा है, उसी पर ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। चर्चा में क्यों? संविधान के असली आर्किटेक्ट के तौर पर BN राव को अधिक महत्व देने और BR अम्बेडकर को साइडलाइन करने का कैंपेन चल रहा है और राइटर का मानना है कि वो सही नहीं है। BN राव कौन थे? तो ये सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश इंडिया में, कानून के जानकार थे और जो हमारी संविधान सभा थी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे और इनको संविधान का इंजीनियर भी कहा जाता है। अब बात करें तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसकी ड्राफ्टिंग में इनका अहम योगदान था। इसके साथ इन्होंने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड यानी आयरिश, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की वीमर संविधान है उनका भी अध्ययन किया था। और फेलिक्स फ्रैंकफर्टर और हैरोल्ड लॉस्की जैसे कानून के जानकारों से भी इन्होंने सलाह मशवरा किया था। तो इस तरह देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माण की जो कच्चा रफ ड्राफ्ट बना था, उसमें इनका अहम योगदान था क्योंकि इन्होंने इस पूरी प्रोसेस को फॉलो किया था और वो 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी जुड़े हुए थे। और अक्टूबर 1947 में उन्होंने 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल के साथ अपना ड्राफ्ट सबमिट किया था। लेकिन यह पे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी है कि जो BN राव है वो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक बार प्रश्न आया हुआ है कि 3 मेंबर का नाम दिया गया कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे और कौन नहीं थे। अब BR अम्बेडकर की बात करें तो वे ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति के चेयरमैन थे और संविधान को उन्होंने काफ़ी नैतिक गहराई दी, इसलिए संविधान का नैतिक आर्किटेक्ट भी उनको कहा जाता है। और यहाँ तक कि जब विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो अंबेडकर जिस सीट से संविधान सभा में चुनकर आए थे वो पाकिस्तान में चली गई थी। तो महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के पश्चात अंबेडकर को वापस से चुनाव लड़वाया गया और जिताया गया ताकि संविधान सभा को, देश को
अंबेडकर की योग्यता का फायदा मिल सके। फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हो, या जो सकारात्मक कार्यवाही है, इन सभी के प्रोविजन पर अंबेडकर साहब की गहरी छाप थी। और संविधान सभा में अपने भाषणों के माध्यम से उन्होंने संविधान को एक जीती जागती नैतिक सोच के रूप में स्थापित किया। और उन्होंने चेतावनी दी कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी समानता के बिना राजनीतिक समानता नाकाम हो जाएगी। और इसलिए वो आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट और नैतिक संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों के पक्ष हमने देख लिए। अब हम देखते हैं आगे की राह। तो प्रमुख बात यह है कि दोनों व्यक्तित्व हैं वो संविधान बनाने के लिए बेहद जरूरी थे। उनकी भूमिकाएं पूरी तरह अलग अलग थी। राव ने स्ट्रक्चर बनाया तो बी आर अम्बेडकर ने इसे न्याय से भरा। संविधान औपनिवेशिक ओपिसों की शांति में नहीं बल्कि बंटवारे, महात्मा गांधी की हत्या और जातिगत उत्पीड़न की छाया में लिखा गया था। यानी राइटर का यह कहना है कि संविधान जब लिखा गया तो उस समय देश की स्थिति बहुत ही संकटमय थी, क्योंकि विभाजन हुआ था, बंटवारे का दर्द झेल नहीं पाए थे, और गरीबी थी, साक्षरता दर हमारे 14 से 15% मुश्किल से थी, और 1945 में जो फेमिन था उसका भी प्रभाव देखा गया था, अकाल था, भारी उद्योग बिल्कुल स्थापित नहीं थे, कृषि पर निर्भर पूरी जनसंख्या थी हमारी। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस थी जिस समय भारत आज़ाद हुआ। तो राइटर का यहाँ पे कहना है कि बी एन राव थे वो एक सिविल सर्वेंट थे, जबकि बी आर अम्बेडकर थे वो इन सब चीज़ों से वाकिफ थे। तो बी एन राव है, उनका योगदान भी अतुलनीय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और उनका शुक्रगुजार सभी लोग हैं। और यहाँ तक कि बी आर अम्बेडकर ने भी अपने विभिन्न भाषणों के अंतर्गत उनके योगदान को स्वीकार किया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर है, उनका स्थान आज के आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट और नैतिक संस्थापक के रूप में स्थापित है। जिसे कम किए जाने का प्रयास है उसे वो सही नहीं है। इकोनॉमिक्स का नोबल रिसेंटली दिया गया है, नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए दिया गया। तो यहाँ पे एक तो है इनोवेशन, एक आर्थिक विकास। पूरे जो इकोनॉमिक्स का नोबल है उसके अंदर ये टर्म बार बार आएंगे, एक आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा आएगा इनोवेशन। तो इन्हीं पे फोकस करते हुए हम इसको आगे देखते हैं। अब इकोनॉमिक्स का नोबल है वो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। जो एक है जोएल मोकिर, जो कि अमेरिका के हैं। तो इकोनॉमिक्स का नोबल 2 पार्ट में बटा है, आधा मिला है जोएल मोकिर को और आधा 2 अन्य साइंटिस्ट को मिला है, जो हम आगे देखेंगे। जोएल मोकिर को किस लिए मिला है? फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्रीरिक्विजिशन ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तकनीकी प्रगति के माध्यम से निरंतर विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान के लिए इनको यह मिला है। और फिलिप एगियान और पीटर हॉविट, जो कि अमेरिका के हैं, उनको मिला है ये रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत के लिए, यानी फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो हम देखें तो जोएल मिकिर को मिला यहाँ पे क्या कीवर्ड है? एक तो है तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, दूसरा सस्टेन ग्रोथ यानी निरंतर विकास। इसके लिए क्या आवश्यक शर्त है उसके लिए मिला है। और यहाँ पे क्या है? रचनात्मक विकास, और रचनात्मक विकास भी किससे जुड़ता है? सस्टेन्ड ग्रोथ से। तो इसी को देखते हैं हम। महत्व क्या है इसका कि ऐसा क्या हुआ कि हम जब बात करते हैं स्टोन एज वगैरह, वो तो बहुत पहले समाप्त हो गए थे, वो लगभग 500 बीसी के आसपास। हमने महाजनपद काल वगैरह पढ़ते हैं तो नगर वगैरह तो बस ही गए थे। तो नगरीकरण तब हो गया था 500 बीसी 600 बीसी में। तो इतना डेवलपमेंट सालों बाद क्यों हुआ? अगर हम पिछले 200 साल देखें, औद्योगिक क्रांति और उसके बाद में जितने बदलाव आए हैं और उससे पहले के 2000 साल में जो बदलाव आए हैं उसमें अंतर है। जो बदलाव 2000 सालों में नहीं आए वो गत 200 सालों में आ गए, और इतने फास्ट बदलाव हुए। और इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो काम 2000 साल में नहीं हुआ वो 200 साल में कैसे हुआ। तो वो ये बताते हैं कि सदियों के ठहराव के बाद पिछले 200 वर्षों में वैश्विक विकास है वो असामान्य रूप से निरंतर रहा है। और वो कुछ घटनाएं, कुछ कार्य, कुछ तरीकों के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले देखिए जोएल मिकिर। तो जोएल मिकिर ने कहा था कि जो सस्टेन्ड ग्रोथ है, सतत विकास है, उसके लिए उपयोगी ज्ञान यानी यूजफुल नॉलेज है उसका कंटिन्यू फ्लो यानी निरंतर प्रवाह होना आवश्यक है। अगर उपयोगी ज्ञान का प्रवाह रुक गया तो विकास भी रुक जाएगा।
और जोएल मीकिर के अनुसार उपयोगी ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला प्रस्तावात्मक, दूसरा निर्देशात्मक। यानी प्रस्तावात्मक यानी प्रोपोजिशनल, दूसरा निर्देशात्मक यानी प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। अब बात करें तो आसान भाषा में इनको समझें तो जो प्रस्तावक ज्ञान है वो साइंस है, जबकि निर्देशात्मक ज्ञान है वो इंजीनियरिंग है। साइंस थ्योरी है तो निर्देशात्मक ज्ञान है, इंजीनियरिंग है वो प्रैक्टिकल है। तो प्रस्तावात्मक ज्ञान में क्या होता है, प्राकृतिक दुनिया को देखने से ये पता लगाने से संबंधित है कि कोई चीज क्यों काम करती है। इसमें वाई पर फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर हमें पता है, आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, इन सब चीज़ों पे बात की थी। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज है, निर्देशात्मक जो इंजीनियरिंग है, वो वास्तव में जो व्यवहारिक निर्देश है, रेखा चित्र है, उसके उनको संदर्भित करता है, जो कि वर्णन करते हैं कि किसी चीज के काम करने के लिए क्या आवश्यक है। सामान्यतः निर्देश पुस्तिका की तरह हाउ पर फोकस करता है। अब जो प्रोपोजिशनल नॉलेज है उसमें हम साइंस की किताबें, यूनिवर्सिटी, इन सबको रख सकते हैं, और जो प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज है उसमें हम इंजीनियरिंग की वर्कशॉप को रख सकते हैं। अगर दोनों साथ बढ़ेंगे तभी विकास होगा। जैसे साइंस के बिना इंजीनियरिंग है वो साइंस है वो बिना इंजीनियरिंग के सिर्फ थ्योरी रह जाएगी। ये वही है, लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, उससे लिंक कर सकते हैं। एक अच्छा उर्वरक बना लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, अगर वो किसानों को खेतों में काम नहीं आ रहा है या बीच में अटक गया तो फिर क्या मतलब। यानी लैब का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ये प्रस्तावक ज्ञान है, प्रोपोजिशनल नॉलेज है, वो लैब है। और लैब से निकाल के उसको बड़े पैमाने पर उत्पादित करना और उसे आम लोगों तक पहुंचाना, तो वो काम होता है निर्देशात्मक ज्ञान में। एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि लियोनार्डो दे विंची, उन्होंने हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाया था जिसे एरियल स्क्रू के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये विचार कब दिया था उन्होंने, लगभग 1480 के आसपास ये विचार दिया था। और ये कहते हैं कि वो सिर्फ प्रस्तावात्मक ज्ञान ही था। अगर उस समय निर्देशात्मक ज्ञान होता, इंजीनियरिंग होती, तो उसी समय विमान बन सकता था। लेकिन वास्तव में विमान कब बना, 1903 में जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने विमान बनाकर उड़ाया था। तो एक अंतराल जो हम देख रहे हैं, इससे ये समझ सकते हैं कि प्रस्तावात्मक ज्ञान और निर्देशात्मक ज्ञान में क्या अंतर है। अब इसी को जोएल मोकिर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति से पहले जो दुनिया के अग्रणी नव प्रवर्तक थे, उनकी प्रस्तावात्मक ज्ञान पर अच्छी पकड़ थी। यानी वो दुनिया का अवलोकन करने के बाद मजबूत सिद्धांत थे और जानते थे कि चीज़ें कैसे काम करती है। लेकिन 16वीं-17वीं शताब्दी में इसमें बदलाव आया। वैज्ञानिकों ने अपने काम को विधियों के द्वारा नियंत्रित प्रयोगों के माध्यम से उसके अंदर शामिल करना शुरू किया। तो प्रस्तावात्मक और निर्देशात्मक ज्ञान है, उसके बीच में जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया, वो बेहतर हुई। और अब देखें तो सतत विकास सबसे पहले ब्रिटेन में क्यों हुआ, तो ब्रिटेन में कुशल कारीगर और इंजीनियर का घर था जो कि विचार को व्यवहारिक व्यावसायिक उत्पादों में बदलने के लिए सक्षम थे। और ये सतत ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए जब उन्हें पता चला कि वायुमंडलीय दबाव और निर्वात के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ तो उसके माध्यम से भाप के इंजन में लगातार सुधार होते रहे। और एक उदाहरण और भी है कि ऑक्सीजन है वो पिघले हुए कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा को कैसे कम करती है। इसकी बेहतर समझ से ही इस्पात यानी स्टील प्रोडक्शन है उसका, उसमें ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई। अब मेनली एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि जोएल मिकिर है उसका वे जो हम आंसर वगैरह में यूज कर सकते हैं वो क्या है, सरकारों के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, सुझाव है। तो नीतिगत निहितार्थ क्या है, ये पहला है कि सरकारों को कौशल में भारी निवेश करना चाहिए। कौशल विकास में विचार तभी साकार हो सकते हैं जब उन्हें व्यवहारिक और व्यावसायिक दोनों उसके साथ जुड़े। नहीं तो लियोनार्डो दा विंची की तरह वो जो हेलीकॉप्टर था वो सिर्फ एक पेपर पे रह जाएगा, कल्पना तक रह जाएगा। तो कौशल विकास के लिए भारी निवेश करना जरूरी है। दूसरा है कि समाज परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए। जो नवाचार हमेशा विजेताओं का निर्माण करता है, क्योंकि अगर आपको आपकी कल्पना शक्ति है उसको पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, तभी आप सोच पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो उड़ भी सकता है। अदरवाइज आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको सोचने पर पाबंदी लगाई जाती है। तो समाज है उसको बदलावों के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। फिलिप एगियोन और पीटर हॉविट जो अमेरिका के हैं, उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी रचनात्मक विनाश इसके माध्यम से बताया था
कि नवाचार किस तरह से लाभ या नुकसान करवाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि जो इनोवेशन होता है वो हमें लाभ की ओर ले जाता है, लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी होता है उससे। जैसे एग्जांपल फॉर, जब नोकिया के जो कीपैड वाले फ़ोन थे, उनकी जगह जब सब सैमसंग, एप्पल, वन प्लस इन ने ली, तो इस वजह से नोकिया को नुकसान भी हुआ। कीपैड फ़ोन बनाने वाली कंपनीज को नुकसान हुआ, लेकिन भले इनके फ़ोन आज तक चल रहे हों, तो ये अध्ययन यही दिखा रहा है कि तकनीकी प्रगति वो निरंतर विकास को कैसे आगे बढ़ाती है। लेकिन उनका मानना है कि ऐसे बदलाव से संघर्ष पैदा होते हैं, तो इसलिए सही ढंग से संभालना भी जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़ी कंपनियां और कुछ समूह हैं, वो नए विचार और इनोवेशन को रोक सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये भी हो सकता है कि अगर नोकिया कोई गवर्नमेंट की कंपनी होती, तो शायद उसकी मोनोपोली होती, वो सैमसंग, एप्पल, वन प्लस इन सबको दबा देती और सिर्फ नोकिया ही काम आती। तो हमें जो बदलाव है उन बदलाव को उचित तरीके से संभालना भी जरूरी है। और सरकारें बदलावों को कैसे संभाल सकती है? R&D में खर्च करके, नीतियां बना के, कौशल को प्रोत्साहन देके, इन सभी के माध्यम से सरकार बढ़ावा दे सकती है। अब बात करें इकोनॉमिक्स के ग्लोबल में कि नीतिगत निहितार्थ, R&D की स्तंभ मात्रा, की सब्सिडी क्यों देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, और उसका सही स्तर क्या होना चाहिए। जब कोई नई तकनीक है पुरानी तकनीक की जगह लेती है, तो पुरानी तकनीक का तो लाभ समाज को मिलता ही रहता है, भले ही बनाने वाली कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही हो। जैसे कीपैड फोन और स्मार्टफोन, वर्तमान में सारे जो रिसर्च एंड इनोवेशन हो रहे हैं वो स्मार्टफोन के लेवल पर हो रहे हैं, कीपैड के फोन पे नहीं हो रहे। वहीं R&D को सब्सिडी क्यों नहीं देनी चाहिए? जब कोई नई तकनीक है वो पुरानी तकनीक से थोड़ी ही बेहतर है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, कैमरा में थोड़ा सुधार कर दिया, थोड़ा कैमरा अच्छा कर दिया, कुछ मेगापिक्सल बढ़ा दिए, तब ऐसे इनोवेशन के लिए सरकार को R&D के लिए फंडिंग नहीं देनी चाहिए। और हमें फंडिंग का एक अच्छा बैलेंस बनाना होगा कि हमें किस तरह की खोज है, इनोवेशन है, उसको प्रोत्साहन करना है और किस तरह की खोज को प्रोत्साहन नहीं करना है। और ये समाज और अर्थव्यवस्था के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। हर अर्थव्यवस्था के लिए समान R&D का स्तर नहीं हो सकता। अब ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जिसको हम ऊपर देख चुके हैं, इसको रचनात्मक विनाश हिंदी में कहते हैं और फॉर्मल मैथमेटिकल फ्रेम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी शुरुआत है वो इकोनॉमिस्ट थे जोसेफ सम्पीटर, उन्होंने की थी। और उन्होंने कैपिटलिज्म को एक इवोल्यूशनरी सिस्टम बताया था, यानी जो पूंजीवाद है वो एक क्रांतिकारी व्यवस्था है। और इन्होंने ये कहा था कि इनोवेशन है वो पुरानी टेक्नोलॉजीज, फर्म, इंडस्ट्री की जगह लेता है और ये क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह की प्रक्रिया है। और उनका जो फ्रेमवर्क था, जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का, वो कुछ मान्यताओं पर आधारित था। जैसे मार्केट फ्री या ओपन होना चाहिए, कंपटीशन भी खुला होना चाहिए, सरकार सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा देने वाले के तौर पे काम करेगी, इनोवेशन को आगे बढ़ाने वाले के तौर पर नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शम्पीटर है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने इनोवेशन में सरकार की भूमिका है उसको नकारा था। लेकिन जो वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने इनोवेशन में सरकार की भूमिका मुख्य रूप से R&D के माध्यम से उसे स्वीकार किया गया है। तो ये जो वर्तमान मान्यता है, ये प्राचीन जो पुरानी मान्यता है उसके साथ ठीक नहीं बैठती। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे सोवियत रूस है, उसने लंबे विजन के माध्यम से अपना डेवलपमेंट किया। ये भी चाइना ने जो डेवलपमेंट कैपिटलिज्म है, उसका चीन का अलग ही मॉडल है जो कम्युनिस्ट मॉडल के साथ अलाइन है। और अब ये भी है कि राज्य खुद कैसे इनोवेशन को आकार दे सकता है, उसे डायरेक्ट कर सकता है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि जिन फ्री इकोनॉमीज की, फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं, उसमें जो ट्रम्प है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, वो कैसे इस सब चीज़ों के अगेंस्ट है। तो एक प्रश्न ये भी है कि जब वर्तमान में इतनी बड़ी बदलाव है, उससे ये कॉन्सेप्ट उसके साथ एसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो नोबेल क्यों दिया गया। दूसरा ये भी है कि ये आई ओपनर भी है सरकारों के लिए, सभी के लिए, कि जो मुख्य अवधारणा है इनोवेशन लेड राज्य की भूमिका, R&D में निवेश, और इन सबको एक ओपन एंड फ्री जो व्यवस्था की बात की जा रही थी, उसको बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि जो ग्लोबल कॉमन्स है, वैश्विक कल्याण, उसकी तरफ चीज़ें बढ़ सकें। अब हम बात करेंगे डोपामाइन ओवरडोज, आधुनिक जीवन शैली एवं मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में बदलाव। वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा डोपामाइन का सोर्स है वो रील्स हो चुकी है। और डोपामाइन होता क्या है? तो ये फील गुड करवाने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी रासायनिक संदेशवाहक होता है। कुछ केमिकल रन करते हैं और उससे अच्छा फील होता है।
और अच्छा महसूस करवाता है और कुछ खास व्यवहार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। जैसे एक बार रील देखी तो बड़ी अच्छी लगती है, बार बार रील देख लो, या एक वेब सीरीज का एक एपिसोड देखा तो फिर करे दूसरा तीसरा, पूरी निपटा दो। और मन तो ये भी करता है कि चलो इसके 2-3 सीजन एक साथ ही आ जाए तो बढ़िया है। तो ये क्या होता है कि अच्छा महसूस करवाता है डोपामाइन, हर एपिसोड के साथ और डोपामाइन रिलीज होता है, तो खास व्यवहार को दोहराने के लिए बार बार प्रेरणा करता है। और एक बात ये भी है कि अगर डोपामाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कभी कभी जो मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो थक जाता है, और फिर वो लगातार उत्तेजना की तलाश में हम खुद को बर्नआउट की ओर धकेल देते हैं। इससे प्रेरणा में कमी आती है और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। तो डोपामाइन है वो एक दो-धारी तलवार है। ये उत्पादकता को उत्तेजित भी करता है और साथ ही नशे की लत को भी बढ़ावा देता है। एकदम से पढ़ रहे हो और नींद आ रही है तो 10-15 मिनट की कॉमेडी देख ली और फिर पढ़ने लग गए तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। वहीं आपने रील्स देखना शुरू कर लिया और 3-4 घंटे से रील देख रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी तो कम हो जाएगी और आपके जो नशे की लत है, मतलब एक तरह से आपको एडिक्शन है, वो ज़्यादा होने लगेगा। अब इसमें संतुलन स्थापित करने के लिए जो क्या कारक हो सकते हैं, एक तो डिजिटल उपकरण है उससे ब्रेक लिया जाए, नियमित व्यायाम किया जाए और सार्थक सामाजिक बंधन होने चाहिए। यानी वर्चुअल स्पेस से बाहर भी कुछ ह्यूमन रिलेशन का होना ज़रूरी है, उसके बिना ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अब नशे से लेकर स्क्रीन तक, पहले डोपामाइन का जो ओवरलोड का मुख्य कारण था वो नशीली दवाएँ होती थी, और वर्तमान में इसका कारण है वो टेक्नोलॉजी है। सोशल मीडिया पे जो हर लाइक और नोटिफिकेशन है वो डोपामाइन की छोटी-छोटी खुराक देने का काम करता है। स्टडी ये बताते हैं कि मस्तिष्क है वो टेक्नोलॉजी से मिलने वाली उत्तेजना है, उसको नशीली दवाओं के समान ही प्रोसेस कर रहा है। मतलब अगर आप ज़्यादा रील्स देख रहे हैं तो आप एक तरह से नशा ही कर रहे हैं। युवाओं पर विशेष खतरा, चिंता, अवसाद, इसके लक्षण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। अधिक स्क्रीन टाइम है वो डोपामाइन रिसेप्टर्स की संवेदनशीलता को बदल सकता है, जिससे दैनिक जीवन की सामान्य चीज़ों में खुशी ढूँढना मुश्किल हो जाता है। अब इसमें संतुलन कैसे स्थापित किया जाए? तो एक डोपामाइन फास्टिंग हो सकती है, डिजिटल उपकरणों पर ब्रेक लेना, फ़ोन से ब्रेक लेना, नोटिफ़िकेशन को बंद करना, नियमित व्यायाम और माइंडफुलनेस पे ध्यान देना, स्वस्थ जीवन शैली, अच्छी नींद लेना, अच्छा पोषण का ध्यान रखना, सार्थक जीवन में सामाजिक संबंध, वर्चुअल स्पेस से बाहर भी जो आस-पास के लोग हैं उनके साथ एक अच्छे संबंध बना के रखना, बातचीत करना, और सार्थक गतिविधियाँ, जैसे नए कौशल सीखना या किसी गहरे काम पर ध्यान केंद्रित करना, इन सब के माध्यम से इससे बचा जा सकता है। अब बात करें भारत के बायोटेक सेक्टर की, तो बायोटेक्नोलॉजी में भारत का स्थान विश्व के टॉप 5 देशों में भारत शामिल है। भारत में असाधारण वृद्धि हुई है बायोटेक सेक्टर में। 2018 में जब 500 स्टार्टअप थे, वो 2025 में 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हो गए। वो लक्ष्य है कि 2030 तक $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी बनाना है। अब इस ग्रोथ के पीछे कारण क्या है? एक तो पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया है या पीएलआई जैसी स्कीम्स हैं, उन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया है। साथ ही एफडीआई, 100% एफडीआई की अनुमति देना, साथ ही टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा, जैसे कंपनियां दवाओं की खोज के लिए, इलाज को बेहतर बनाने के लिए एआई का यूज़ कर रही है। साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव, भारत में जो आर&डी की लागत है वो कम है और प्रतिभाशाली युवाओं की बड़ी संख्या है, ये भी एक सपोर्ट सिस्टम रहा है बायोटेक सेक्टर के राइज। लेकिन इसके सामने कुछ मुख्य बाधाएं हैं। पूंजी की कमी, सीड कैपिटल यानी प्रारंभिक कैपिटल तो अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन जब सेकंड लेवल पर क्लिनिकल ट्रायल करना हो या फिर जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना, उस समय फंडिंग के समस्या से गुजरना पड़ता है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का बिखराव है। हमारे देश में 70 से ज़्यादा इंक्यूबेटर हैं, लेकिन जो सारी सुविधाएं हैं, जरूरी सुविधाएं जैसे कि पायलट स्केल प्यूरिफिकेशन सिस्टम वगैरह, ये एक साथ नहीं है। तो स्टार्टअप्स को अलग अलग शहरों में भागना पड़ता है। ये सैंपल की टेस्टिंग के लिए यहाँ जाएँ, फिर दूसरे तीसरे शहर में जाना पड़ता है। और इसके साथ ही पुराने नियम और कानून हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल हो या पेटेंट प्रोडक्ट के अप्रूवल से जुड़े नियम हैं, वो एआई के साथ जो नई तकनीक है उसके साथ संगत नहीं है। तो उससे क्या देरी होती है, और जो वैश्विक सहयोग है, फॉरेन कोऑपरेशन है, वो भी नहीं हो पाता। ये कुछ चुनौतियाँ विद्यमान हैं। अब इसका सुझाव क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ठीक है, जीएमपी कॉमन्स बना सकते हैं हम, छोटे-छोटे इंक्यूबेटर की जगह सभी सुविधाओं से लैस क्लस्टर का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही फंडिंग की समस्याओं के लिए डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी फंड बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही क्लिनिकल ट्रायल में तेज़ी लाना, जैसे एम्स जैसे अस्पताल है, उसमें ट्रायल हब बनाए जा सकते हैं। प्रतिभा को आकर्षित करना, रिवर्स ब्रेन ड्रेन जैसी पहल शुरू करना, टैक्स में छूट देना, अन्य फैसिलिटीज़ देकर उनको वापस भारत में बुलाया जा सकता है, रोका जा सकता है। साथ ही जो नियम है उनको आधुनिक बनाना, अमेरिका और ईयू की तर्ज पर जो जोखिम आधारित और लचीले नियम अपनाना,
ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले। आगे की राह में क्या होगा कि एआई के उपयोग को बढ़ावा देना, जीन थेरेपी या जेनेटिक बीमारियां हैं उनके लिए सस्ता इलाज विकसित करना है। अब कृषि बायोटेक, जिसमें एआई का उपयोग करके छोटे किसानों की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान देना, साथ ही वैक्सीन और बायोसिमिलर और जेनरिक दवाओं उनके निर्यात पर भी अपनी स्थिति मजबूत करना। जेनरिक दवाएं आपको पता होगी, वे दवाएं जिनका पेटेंट खत्म हो जाता है और ये रासायनिक होती है, यानी ये रासायनिक मतलब केमिकल कंपोजिशन होता है, जबकि बायोसिमिलर होता है ये बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं, जैसे इसका एग्जांपल है इंसुलिन। जबकि जेनरिक दवाएं के एग्जांपल आप पैरासीटामोल मान सकते हो, पीसीएम। अब वही जो बायोसिमिलर है वो भी पेटेंट के बाद की अवधि की दवाएं होती हैं। बायोटेक में भारत को ग्लोबल लीडर बनने के लिए सरकार, उद्योग और एकेडमिया, यानी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, इन तीनों को साथ मिलकर काम करना होगा। इसी के माध्यम से हम बायोटेक सेक्टर की जो समस्या है उसको कम कर सकते हैं और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाओ, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये रोम जो इटली की राजधानी है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और ये यूएन से एसोसिएट बॉडी है। ये मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न के प्राइस वगैरह की रिपोर्ट वगैरह कुछ निकालती रहती है। इसको हम इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट में कवर करते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में भी कवर होता है लेकिन इन्वायरमेंट में कवर कर रहे हैं क्योंकि जो ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन ये मिला है, ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में मिला है। अब है क्या, एक सेम इनिशिएटिव है। ये क्या है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये सेम इनिशिएटिव चलाया है न्यूज़ ने। न्यूज़ क्या है, एक संगठन है, नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। कहाँ पर चलाया है, सुंदरवन में चलाया है। और क्या है ये, इकोसिस्टम बेस्ड क्लाइमेट अडेप्टेबल कंजर्वेशन लिंक्ड लाइवलीहुड अप्रोच है। मतलब जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है और जो कंजर्वेशन है मुख्य रूप से इकोसिस्टम का, उन दोनों को साथ अप्रोच करके एक आजीविका की नया दृष्टिकोण विकसित किया उन्होंने, उसी को सेम इनिशिएटिव कहा गया है। और इसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, जो एक्वाकल्चर तालाब है उसके अंदर 5 से 30% मैंग्रोव का कवरेज है उसको इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। और इसका लाभ बहुत हुआ है, किसानों को सालाना लगभग 100% से ज़्यादा फायदा हुआ है। मतलब 5 से 30% मैंग्रोव लगाने पे 100% से अधिक लाभ मिला है। तो इसलिए ये जो ऐसी जो तकनीकी हैं, ऐसी तकनीकी को फाओ है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो हाल में फाओ ने जो सेम इनिशिएटिव है उसे ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन प्रदान किया है। अब हम बात करेंगे मानसून की। तो भारत में 2 तरह का मानसून है, एक तो ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। सामान्य भाषाओं में अगर देखा जाए तो एक है दक्षिण पश्चिम मानसून और एक है उत्तरी पूर्वी मानसून। तो सामान्यतः क्या होता है कि हमारे इस मैप में हम देख सकते हैं कि अरब सागर से इस तरह से मानसूनी हवाएं आती हैं और ये पूरे भारत में ऐसे बरसात करती है। ये हमारे बारिश का पैटर्न देता है। ये सामान्यतः गर्मियों में आता है, इसलिए इसको हम साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून, तो उत्तरी पूर्वी मानसून की देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ से आता है ऐसे, और ये ऐसे चलता हुआ ऐसे निकल जाता है। तो ये निकलते हुए क्या होता है कि वैसे तो ये स्थल से ही हवाएं आ रही है, लेकिन थोड़ी बंगाल की खाड़ी के ऊपर होते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और रायलसीमा क्षेत्र यहाँ पर अच्छी खासी बारिश करता है। तो इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में नाम रूप से जानते हैं। और वर्तमान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून है, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून है वर्तमान में, उसका दौर शुरू हो रहा है। तो हम उसी को एक टेबल में कंपेरेटिवली देखेंगे, क्योंकि कल न्यूज़ में ये था कि दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे 8% अधिक बारिश हुई थी, ठीक है, जिसके बारे में हम एक एडिटोरियल भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसी के साथ ही जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उसके बारे में आज एक एडिटोरियल है। और कल न्यूज़ में ये भी था कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसके बारे में ब्रीफ में एक न्यूज़ आर्टिकल था। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पहले दिन जो न्यूज़ आर्टिकल होता है वो नेक्स्ट डे एडिटोरियल भी बनता है। तो इसलिए 2 दिनों की न्यूज़ के साथ कवर किया गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि बेसिकली एग्जाम पर्सपेक्टिव से साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या अंतर है। अब समय अवधि देखें तो जो दक्षिण पश्चिम जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून जिसे विंटर मानसून कहते हैं, तो ये तो जून से सितंबर तक रहता है, 4 महीने तक।
और जो उत्तरी पूर्वी मानसून है ये अक्टूबर से दिसंबर हाफ ही रहता है सामान्यतः, 3 महीने मान सकते हैं। इसमें हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, यानी समुद्र से स्थल की ओर, और इसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। लेकिन जो भारत का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसमें जो रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग, तमिलनाडु का क्षेत्र है, उसके ज्योग्राफिकल जो शेप है वो उस इस तरह से है कि वहाँ पे इस मानसून का प्रभाव होता है। उत्पत्ति का कारण क्या है कि सामान्य रूप से जो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और हिंद महासागर से जो हवाएं स्थल की ओर चलती है। वही उत्तरी पूर्वी मानसून में क्या होता है कि उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और हवाएं समुद्र की तल की ओर चलती है, उस वजह से होता है। और वर्षा की मात्रा देखी जाए तो भारत में जितनी भी वर्षा होती है उसमें 75 से 90% वर्षा है वो ग्रीष्मकालीन मानसून से हो जाती है। और जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उससे एक तो वर्षा बहुत कम होती है और कुछ विशेष क्षेत्रों पर होती है जो, लेकिन हाल ही में देखा गया है इनकी वर्षा पैटर्न में प्रारूप में बदलाव आया है। जैसे चेन्नई में फ्लड आया था या आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बाढ़ की घटनाएं देखी गई थी, वो उत्तरी पूर्वी मानसून में बदलाव के कुछ संकेत हैं। अब प्रभावित क्षेत्र देखा जाए ग्रीष्मकालीन मानसून का तो पूरे भारत है, और इसका दक्षिण राज्य मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, कभी कभी ये केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित कर देता है। और नाम देखा जाए तो इसे ग्रीष्मकालीन मानसून बोलते हैं, और वहीं उत्तरी पूर्वी मानसून को शीतकालीन मानसून या लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। नमी का स्रोत देखें तो हवाएं अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में भारी मात्रा में नमी लेके आती है, जबकि उत्तरी पूर्वी मानसून है उसमें हवाएं स्थल से आती हैं, लेकिन वो बांग्लादेश की खाड़ी से लेकिन वो बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए नमी ग्रहण कर लेती है। प्रकृति में देखा जाए तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो शक्तिशाली, व्यापक है और देश की कृषि की जीवन रेखा है। उत्तरी पूर्वी मानसून है ये अपेक्षाकृत कमजोर प्रकृति का मानसून है और ये क्षेत्रीय प्रभाव भी इसका कमी होता है। अब सोचना जरूरी है, सेगमेंट में हम देखेंगे लाल देत। लाल देत ये कश्मीरी पंडित जो है उन लाल लल्लेश्वरी, और मुस्लिम है उसे लल्ला अरीफा के नाम से जानते हैं। ये रहस्यवादी संत थे, इन्हें सूफी संत के रूप में भी माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु, अभी तमिलनाडु में जो तिरुवल्लुवर जिला है उसके अंदर एक पुंडी जलाशय यानी बांध है एक तरह से, उसे पानी छोड़ा गया है क्योंकि बारिश होने वाली है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आने वाला है, जिसकी भी रिसेंटली हमने बात की है लास्ट स्लाइड में। एक है बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, BRT, ये कहाँ पर है तो ये कर्नाटक में है। और बिलगिरी का अर्थ होता है सफ़ेद चट्टान, जो पहाड़ी पर भगवान विष्णु को समर्पित है और रंगनाथ स्वामी का घर भी माना जाता है। यहाँ पे जो 3 कमज़ोर शावक थे, टाइगर के बेबीज़ थे, उनको रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट किया था, इसलिए न्यूज़ में रहा था। और हाल ही में ट्रंप ने ये कहा था कि मेरी मोदी जी से बात हुई है, भारत है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने नकारा है कि मोदी और ट्रंप के बीच में ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि जो भगोड़े हैं यानी जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या, उनको भारत लाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें अच्छी खास जेल बनानी चाहिए उनके लिए, क्योंकि जो बाहर हैं वो सभी भारत की जेलों की गुणवत्ता या फिर जेलों के अंदर जो कुछ घटनाएं होती है उसके आधार पर वो अपने प्रत्यर्पण को चुनौती देते हैं। वही गूगल ने एक नए AI कैंसर इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है, और जो गूगल के जो AI मॉडल्स हैं उन्होंने मिलके कैंसर के इलाज के लिए काफ़ी सारे दवाइयाँ वगैरह उनका एक कोई कॉम्बिनेशन वगैरह डिज़ाइन करने में पे प्रयास कर रहा है, उससे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर बात करें जम्मू कश्मीर के जो CM हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने बोला है कि अगर उनका राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो उनकी ज़्यादातर समस्याएं हल हो जाएगी। आप चाहो तो बुक में से चैप्टर नंबर 5 से आप देख सकते हैं कि जो राज्य के गठन की प्रक्रिया क्या है। रूस से जो तेल आयात है ये हम कर चुके हैं। फिर हम बात करें नाम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो कि शीत युद्ध के दौर में रूसी और अमेरिकी दोनों खेमों से अलग जो खेमा क्रिएट हुआ था वो नाम कहलाता है। और उस नाम का मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है कंपाला युगांडा के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व हैं, उन्होंने नाम को ग्लोबल साउथ के लक्ष्यों पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया है और इजराइल फिलिस्तीन संकट पर 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग की है। और साथ ही उन्होंने UNSC और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO उसमें सुधार का आह्वान किया है। साथ ही जो बहुपक्षवाद है, मल्टीलेटरलिज्म है, उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं ये भारत की नीति भी है। भारत ग्लोबल साउथ है, उसी के अंदर नाम को एक तरह से एडजस्ट करना चाह रहा है। साथ ही भारत इजराइल फिलिस्तीन का जो इशू है उसमें भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत करता है। साथ ही भारत UNSC में परमानेंट सीट
और वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO इनमें सुधार के लिए भी भारत कई बार प्रयास कर चुका है। इवन हमारे जो विदेश मंत्री, उन्होंने इस बार जो UNGA की 80वें सत्र में संबोधित किया था, तब भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, और साथ ही बहुपक्षवाद यानी मल्टीलेटरिज्म के लिए प्रयास किए थे। एक वेस्ट एशिया यानी वर्तमान में जो गजा, इसराइल, यहाँ पे जो अशांति चल रही थी, उसी के बारे में हाल ही में शर्म अल शेख में एक समझौता हुआ है, और उस समझौते के माध्यम से एक एडिटोरियल था, उसमें ये था कि फिलिस्तीन में शांति की स्थितियाँ क्या है। तो वर्तमान में जो समझौता हुआ वो एक तरह से संघर्ष का विराम है। जो संघर्ष चल रहा था लंबे समय से, वो रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिलिस्तीन जो मुद्दा है उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकला है। और कल हम मिडिल ईस्ट जो वेस्ट एशिया है, इसके अंदर जो इसराइल फिलिस्तीन है, गाज़ा है, इसके बारे में पूरा A to Z सारा एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो रिसेंट में जितने भी डेवलपमेंट हुए वो सारे एक साथ हो जाएंगे। इसी के साथ ही आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी अन्य सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। आप PDF में इन आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल्स से। आज पिछले 2 दिन की न्यूज़ कवर करने का प्रयास किया गया है। जो 15 अक्टूबर का करंट अफेयर्स रहा है, उसको थीम बेस्ड करंट अफेयर्स बना के सेपरेट छोटी छोटी क्लिप्स में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।